प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 6, 7 और 8 का हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कारक, हिंदी व्याकरण में कारक समझते हैं, कारक पढ़ते हैं। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने कारक की परिभाषा और कारक के चिन्ह आपको समझाए थे। अब आइए कारक के 8 भेद और उनकी परिभाषा, हम कारक के जितने भी भेद हैं हम उनको समझेंगे कैसे, उनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कैसे। आइए मैं इसे समझा रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ, आप सभी मन लगा के समझेंगे। शुरुआत करते हैं। कारक, कारक के 8 भेद, परिभाषा सहित। कारक के 8 भेद परिभाषा सहित। परिभाषा उदाहरण भी इसमें आपको बताया जाएगा। प्रथम कारक है कर्ता कारक। प्रथम कारक क्या है? कर्ता कारक। पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? इसके पहले वीडियो में बताए थे, ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। तो इसकी हम परिभाषा देंगे। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया को कर रहा है, जो कार्य को अंजाम दे रहा है, कार्य को कर रहा है, उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। हम लिख दे रहे हैं, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या लिखा बच्चों? कर्ता कारक की परिभाषा क्या होगी? क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे मोहन, जैसे माली पौधे या पिताजी ने पत्र लिखा। जैसे पिताजी ने पत्र लिखा। पिताजी ने पत्र लिखा। तो इसमें हम आपको समझाएंगे इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है। जब आप अपने मन से सवाल करेंगे कर्ता कारक कौन है, पिताजी ने पत्र लिखा, पिताजी ने पत्र लिखा। तो उदाहरण देखिए, परिभाषा देखिए, क्रिया को करने वालों की, यहां क्रिया कौन कर रहा है? पिताजी। पिताजी, क्रिया कौन कर रहा है? पिताजी। किसने पत्र लिखा? पिताजी। किसने पत्र लिखा? पिताजी। यानी कि पत्र को किसने लिखा? पिताजी ने लिखा। तो पिताजी क्या है? कर्ता कारक है। पिताजी क्या है बच्चों? कर्ता कारक। यहाँ पिताजी क्या है? कर्ता कारक। क्योंकि कह रहा है क्रिया को करने वालों को कर्ता कारक कर रहे थे, यहाँ क्रिया कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं, इसलिए पिताजी कर्ता कारक। एक और उदाहरण समझते हैं। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा उदाहरण क्या है? मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब हम सवाल करेंगे, पुस्तक किसने पढ़ी? मोहन ने पढ़ी। पुस्तक किसने पढ़ी? मोहन ने। तो मोहन क्या है? कर्ता कारक है। मोहन क्या है बच्चों? कर्ता कारक है। क्योंकि जब आप प्रश्न करेंगे पुस्तक किसने पढ़ी? मोहन ने पढ़ी। या क्रिया को करने वाला यहाँ कौन है? पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। तो मोहन क्या है? कर्ता कारक है। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक। आइए कर्म कारक की परिभाषा को समझते हैं। जिस व्यक्ति या
वस्तु पर क्रिया का सीधा फल पड़ता है। किस व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का सीधा फल पड़ता है, यानी क्रिया का फल जिस व्यक्ति पर पड़े वही जो है कर्म कारक है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर जिस व्यक्ति या वस्तु पर जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। फिर से समझ लो बच्चों, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। यानी जिससे आपको समझ में आ जाए क्रिया किस पर आधारित है, क्रिया किस पर आधारित, क्रिया किस पर घटित हो रही है, आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ कर्म कारक है। जैसे बच्चों माली पौधे लगाता है, माली पौधे लगाता है। अब यहाँ प्रश्न करेंगे, माली क्या लगाता है? पौधे लगाता है। माली पौधे लगाता है, यानी क्रिया किस पर घटित हो रही है? पौधे पर घटित हो रही है। या आप जब उदाहरण इसका परिभाषा समझो, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी जो क्रिया हो रही है, पौधा लगाया जा रहा है, तो लगाने वाला काम किस पर हो रहा है? पौधे पर हो रहा है। क्रिया किस पर निर्भर है? पौधे पर निर्भर। समझे ना? किस पर निर्भर है? पौधे पर निर्भर है। माली पौधे को लगाता है, तो यहाँ पौधा क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक, पौधा क्या है? कर्म कारक। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है। अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है। दूसरा, अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है। अब देखिए, अध्यापक किस पर लिखता है? श्यामपट्ट पर लिखता है। तो यहाँ श्यामपट्ट क्या है? ये श्यामपट्ट जो है आपका कर्म कारक है। श्यामपट्ट, क्योंकि कार्य किस पर निर्भर है? श्यामपट्ट पर है। कार्य को अंजाम किस पर दिया जा रहा है? श्यामपट्ट पर नहीं, लिखने का कार्य किस पर हो रहा है? श्यामपट्ट पर हो रहा है। तो जो है जिस पर कार्य निर्भर है, यानी श्यामपट्ट पर निर्भर है, तो श्यामपट्ट क्या है? श्यामपट्ट कर्म कारक है। आगे ये आपको परिभाषा से समझ में आ जाएगा, चिन्ह से समझ में आ जाएगा, तो आप कारक को भली भांति समझ सकते हैं। व्याकरण में कारक का एक अलग ही महत्व है। अब आइए, कर्म कारक के बाद सीधे हम आपको ले चलते हैं करण कारक। ध्यान दीजिएगा, कर्म कारक के बाद करण कारक तीसरा नंबर है। मान लीजिए करण कारक। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। करण कारक की, कर्ता जिस व्यक्ति, वस्तु या साधन या औजार की सहायता लेकर कार्य करता है, जिस औजार, वस्तु या उपाय की सहायता लेकर के कार्य करता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। समझ गए ना? हम लिख दे रहे हैं श्यामपट्ट पर, कर्ता जिस वस्तु, साधन, उपाय, कर्ता जिस वस्तु, कामा साधन, कामा उपाय, कामा औजार, वस्तु, साधन, उपाय, औजार आदि से सहायता लेकर क्रिया करता है। औजार आदि से सहायता लेकर
क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। फिर से समझ लो बच्चों, कर्ता क्या कह रहा है? कर्ता जिस वस्तु, साधन, उपाय, औजार आदि से सहायता लेकर, जिस शब्द आया है यहाँ, जिस वस्तु, साधन, उपाय, औजार आदि से सहायता लेकर क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। आपको उदाहरण समझाएंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। उदाहरण देख लीजिए, मैं कलम से लिखता हूँ। पहला उदाहरण है, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ। अब इसमें देखिए, कर्ता जिस वस्तु, साधन या उपाय, औजार आदि से सहायता लेकर कार्य करता है। यहाँ कार्य हो रहा है, क्या हो? कार्य हो रहा है, लेकिन किसकी सहायता से? कलम की सहायता से। तो कलम क्या है? किसकी सहायता से कार्य हो रहा है? यानी लिखने वाला कार्य किसकी सहायता से हो रहा है? कलम की सहायता से हो रहा है। तो कलम क्या है? वो कलम से लिख रहा है, तो कलम क्या है? कारण कारक है। कलम क्या है? कारण कारक। दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। दूसरा उदाहरण आप समझ लीजिए, पिताजी रेलगाड़ी से आ रहे हैं। दूसरा है, पिताजी रेलगाड़ी से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? रेलगाड़ी से आ रहे हैं। जब आप मन में सवाल करोगे किससे? रेलगाड़ी से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ करण कारक होगा, क्योंकि पिताजी किसकी सहायता ले रहे हैं? कर्ता किसकी सहायता ले रहा है? आने के लिए बाहर हैं, बाहर से आने के लिए किसकी सहायता से आ रहे हैं? रेलगाड़ी की सहायता से आ रहे हैं। रेलगाड़ी पे बैठ के आ रहे हैं, रेलगाड़ी की सहायता ले रहे हैं, यानी कर्ता रेलगाड़ी की सहायता ले रहा है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी क्या है? कारण कारक है। कारण कारक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कारण कारक के बाद हम आपको संप्रदान कारक की ओर ले चलते हैं। कारण कारक के बाद संप्रदान कारक। आइए, चौथा नंबर, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए, के लिए, याद रखिएगा। अब आइए, संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता कार्य करता है। छोटा सा उदाहरण है संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। फिर से उदाहरण समझिए बच्चों। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। किसके लिए कार्य करता है? जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण या जैसे राम अपनी बहन के लिए गुड़िया लाया। राम अपनी बहन के लिए गुड़िया लाया। अब इस उदाहरण में समझना है बच्चों कि संप्रदान कारक कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है जो संप्रदान कारक है। तो उदाहरण परिभाषा से पहले समझो। जिसके लिए कर्ता कार्य करता है, तो यहाँ कार्य क्या हो रहा है? राम अपनी बहन के लिए गुड़िया लाया, यही कार्य हो रहा है इस वाक्य में। यही क्या लाया? गुड़िया लाया। किसके लिए लाया? अपनी बहन के लिए लाया। तो किसके लिए कार्य हो रहा है? बहन के लिए कार्य हो रहा है। राम किसके लिए कार्य कर रहा है? अपनी बहन के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक कौन सा है? बहन। बहन क्या है?
संप्रदान कारक है। बहन क्या है? संप्रदान कारक। आइए एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण, पिता ने पुत्र के लिए पुस्तक खरीदा। ये वाक्य है, संप्रदान कारक का वाक्य है। उदाहरण, पिता ने पुत्र के लिए पुस्तक खरीदा, यानी यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है? खरीदने का कार्य हो रहा है, खरीदने का कार्य हो रहा है। तो ये संप्रदान कारक की परिभाषा है जिसके लिए कार्य हो रहा है। तो खरीदने का कार्य किसके लिए हो रहा है? पुत्र के लिए हो रहा है। तो पुत्र के लिए, किसके लिए पुस्तक खरीदा? पिता ने किसके लिए पुस्तक खरीदा? कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अब पुत्र के लिए, यानी पिता किसके लिए कार्य कर रहे हैं? पुत्र के लिए कर रहे हैं। तो पुत्र क्या है? संप्रदान कारक है। यहाँ पुत्र क्या है? संप्रदान कारक है। अब आइए संप्रदान कारक के बाद ले चलते हैं सीधे, संप्रदान कारक के बाद बच्चों आपको जो है सीधे ले चल रहे हैं अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा आइए समझते हैं। अपादान कारक की परिभाषा 5वां नंबर, अपादान कारक। अब इसकी परिभाषा समझते हैं, अपादान कारक की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरी वस्तु से पृथक या अलग होने का बोध होता है। संप्रदान कारक में संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है, यानी अलग होने का बोध हो, वाक्य में अलग होने का बोध हो, तो वो संप्रदान कारक, अपादान कारक है, सॉरी अपादान कारक है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरी वस्तु से, उसके किसी दूसरी वस्तु से, उसकी किसी दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से समझ लो। संज्ञा, प्यारे बच्चों देखिए इसमें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। समझे ना? अलग होने का बोध होता है। अब उदाहरण देखिए, यह मीरा का घर है। उदाहरण देखिए, बिल्ली का बच्चा छत से गिरा। पहला उदाहरण, बिल्ली का बच्चा छत से गिरा। अब इसको समझिए, बिल्ली का बच्चा छत से गिरा, ये वाक्य है। इसमें अलग के भाव कहाँ आ रहा है? अलग होने का भाव कहाँ प्रकट हो रहा है? बिल्ली का बच्चा छत से गिरा। मान लीजिए बच्चों, ये छत है, ये क्या है? छत है, ठीक। और छत से बिल्ली का बच्चा गिरा, नीचे कहाँ गिरा? नीचे, यहाँ पर था और नीचे आके गिरा। तो यहाँ पर था, नीचे आके गिरते अलग हो गया। समझ गए ना? ये छत से अलग हुआ, पहले छत पर था, छत से फिर नीचे गिरा, तो छत से अलग हुआ ना। तो अब आपको समझना है कि इसमें अपादान कारक कौन सा है, अलग होने की बात कहाँ हो रही है। हाँ, अब समझिएगा, बिल्ली का बच्चा छत से गिरा, किससे अलग हो रहा है? बिल्ली का बच्चा,
यानी जो ये बिल्ली का बच्चा है, ये बिल्ली का जो बच्चा है किससे अलग हो रहा है? छत से अलग हो रहा है। यानी छत से किससे गिरा? छत से गिरा। किससे गिरा? छत से गिरा। तो छत क्या है? छत क्या है? अपादान कारक है। अपादान कारक है। इसमें छत क्या है? अपादान कारक है। अब दूसरा, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। इसमें पेड़ से क्या अलग हो रहा है? पेड़ से क्या अलग हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। तो पत्ता क्या है? ये पत्ता क्या है? अपादान कारक है। यानी पत्ता अलग हो रहा है, अपादान कारक। पत्ता क्या है? अलग हो रहा है। समझ गए ना? पेड़ से पत्ता गिरा, हाँ, आसमान से पानी गिरा, तो अलग होने की जहाँ बात हो रही है। अब आइए समझते हैं। मेहमान घर से चले गए। मेहमान घर से चले गए, अगर उदाहरण दिया जाए, मेहमान आए थे, घर में थे, और उसके बाद घर से चले गए, तो अलग हो गए ना, घर से अलग हुए यानी चले गए। तो यहाँ पर घर क्या है? घर से चले गए, घर क्या है इस वाक्य में? अपादान कारक है। आइए आगे समझते हैं। अपादान के बाद में सीधे जो है आपको जो है संबंध कारक के बारे में बताऊंगा। आइए समझते हैं संबंध कारक। अपादान कारक के बाद छठवां नंबर संबंध कारक। संबंध कारक। आइए संबंध कारक के बारे में समझते हैं। इसमें किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का बोध होता है। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का बोध होता है। जैसे यह मीरा की पुस्तक है, यह मीरा की पुस्तक है, तो मीरा का संबंध पुस्तक से, पुस्तक का संबंध मीरा से स्थापित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। आज उदाहरण समझते हैं इसका परिभाषा। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है। सीधे लिखते हैं, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध व्यक्त होता है। संबंध व्यक्त होता है किसी, वो होता है जैसे यानी संबंध स्थापित जहाँ हो, कर्ता का वस्तु से, सर्वनाम का वस्तु से, वहाँ पर जो है संबंध कारक होगा। उदाहरण समझते हैं। यह मीरा की पुस्तक है। यह मीरा की पुस्तक है। तो इसमें संबंध कारक कौन सा है आप समझिएगा। इसमें संबंध कारक कौन सा है? यह मीरा की पुस्तक है, तो मीरा क्या है? संबंध कारक है। समझे ना? मीरा क्या है? संबंध कारक है। उसके बाद समझते हैं, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। किसकी बेटी हैं? जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। जैसे इसमें आपने कहा किसकी पुस्तक है, जब आपने सवाल किया किसकी पुस्तक है, मीरा की पुस्तक है, तो मीरा क्या है? इसमें संबंध कारक है। मीरा क्या है? इसमें संबंध कारक है। अब इसमें आप सवाल करेंगे, इंदिरा गांधी किसकी बेटी हैं? इंदिरा गांधी किसकी बेटी हैं? तो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। तो जवाहरलाल नेहरू क्या है? ये संबंध आप स्थापित कर रहे हैं अपनी आप समझ ये इनका संबंध इनसे है, क्योंकि पिता और पुत्री की बात है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या है? पूरा जवाहरलाल नेहरू क्या है? ये संबंध कारक, संबंध कारक यानी संबंध को स्थापित कर रहे हैं, कारक है। अब आइए 7वां नंबर, अधिकरण। 7वां नंबर अधिकरण। अधिकरण के बारे में समझते हैं बच्चों। बस धीरे धीरे। अधिकरण,
अधिकरण की परिभाषा समझते हैं। अधिकरण कारक क्रिया के आधार पर अधिकरण कहते हैं, जिस पर क्रिया का आधार हो। समझे ना? अधिकरण कारक से क्रिया के आधार का पता चलता है, क्रिया के आधार का व्यक्ति होता है, कार्य जिस पे घटित हो रहा है इसका बोध होता है। इसको समझते हैं। अधिकरण कारक से किसी क्रिया के आधार का बोध होता है। क्रिया के आधार का बोध होता है। अधिकरण में क्या होता है? क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी क्रिया किस पर आधारित हो रही है, किस पर निर्भर है, इसका बोध होता है। जैसे आकाश में पतंगे उड़ रहे हैं, जैसे आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। तो इसमें क्रिया का आधार क्या है? पतंगे कहाँ उड़ रही हैं? कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। तो आकाश क्या है? समझे ना? आकाश क्या है? ये पतंगे कहाँ उड़ रही हैं? पतंगे आकाश में उड़ रही हैं। तो आकाश क्या है? आकाश जो है आपका संबंध अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक है। आकाश क्या है? अधिकरण कारक है। आइए सबसे लास्ट में समझते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक, प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिएगा। 8वां सबसे लास्ट, संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसको ध्यान समझना है। संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने, इशारा करने का संकेत देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी के बुलाने, पुकारने, आवाज़ देने आदि का बोध होता है, आज को व्यक्त कराते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप, संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप, ध्यान समझना है बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो किसी को संबोधित करने, जो किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने, संबोधित करने, बुलाने, पुकारने, इशारा या संकेत करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। इशारा या संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे ध्यान से समझना है, संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने, इशारा या संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी के संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हे भगवान भक्तों की रक्षा करो। जैसे हे भगवान भक्तों की रक्षा करो। तो इसमें किसको संबोधित किया जा रहा है? भगवान को संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ किसको संबोधित किया जा रहा है? किसको पुकारा जा रहा है?
किसकी ओर इशारा हो रहा है? हाँ, भक्तों की ओर तो हो नहीं रहा है, भक्तों की रक्षा करो ऐसा नहीं, हे भगवान, हे भगवान, यानी भगवान से कहा जा रहा है। तो भगवान क्या है यहाँ पर? भगवान संबोधन कारक है। उसके बाद एक और उदाहरण, अरे वाह किधर गया। अरे वाह किधर गया। अरे वाह किधर गया, तो अरे वाह यानी कि वाह जो सर्वनाम है, वाह जो सर्वनाम है ये आपका संबोधन कारक है। वह सर्वनाम क्या है? संबोधन कारक है। वह ये संबोधन कारक है। आप समझ लिए कारक के 8 भेद परिभाषा सही आज आप लोगों ने समझा इस व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में। अगले दिन अगला व्याकरण लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।